वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और जो मुद्दा है वो महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं कि जो महिला आरक्षण विधेयक अभी लागू हुआ है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है, क्या ये लाना जरूरी था, अगर ये आया है तो इससे क्या फायदा होगा, महिलाओं को इससे कितना फायदा होने वाला है। इन सब सारी चीज़ों पे हम एक विस्तृत जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ये महिला आरक्षण विधेयक है, इस विधेयक का जो नाम रखा गया महिला आरक्षण विधेयक का, वो क्या रखा गया। तो महिला आरक्षण विधेयक का जो नाम रखा गया वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या रखा गया? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जो इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया, तो इस विधेयक को प्रस्तुत किया किसने? एक प्रश्न ये भी उठता है कि इस विधेयक को किसने प्रस्तुत किया और ये सबसे पहले किस लोकसभा या राज्यसभा, यानी कि सबसे पहले कहाँ पे प्रस्तुत किया गया। तो जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, ये सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। जो अभी हमारी नई लोकसभा बनी है, जो अभी नई लोकसभा बनाई गई है, जिसमें पहली बार ये पहला जो सभा गठित की गई थी, जिसमें पहली बैठक हुई है, उसी बैठक में ही कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी ने, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी ने 128वां संविधान संशोधन विधेयक ला करके 128वां संविधान संशोधन विधेयक ला करके इस अधिनियम को जो है क्या किया, प्रस्तुत किया। किसको? नारी शक्ति वंदन अधिनियम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया और जो संशोधन किया गया वह संविधान में 128वां संविधान संशोधन है। कौन सा? 128वां संविधान संशोधन है, जिसके तहत इस अधिनियम को लाया गया। अब इस अधिनियम को लाने के बाद क्या होगा? तो जो अधिनियम लाया गया, इस अधिनियम से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण दिया जाए। कितना? एक तिहाई आरक्षण की इसमें बात कही गई है। महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कही गई है। कितनी बात कही गई है? 33%। 33% जो अधिनियम की बात कही गई है, इसी अधिनियम के तहत कही गई है। अभी हम ये भी जान लेते हैं कि जो महिला आरक्षण विधेयक है, इसका जो इतिहास रहा है, क्या ये पहली बार प्रस्तुत किया गया है या इससे पहले भी कहीं प्रस्तुत किया गया था, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जो सबसे पहली बार 1996 में, कब? सर्वप्रथम 1996 में महिला आरक्षण विधेयक को लाया गया था और उस समय HD देवेगौड़ा जी की सरकार थी। HD देवेगौड़ा जी की सरकार थी। इस विधेयक को लाया गया, महिला आरक्षण विधेयक को, लेकिन यह विधेयक पास नहीं हो सका। 1996 में यह विधेयक पास नहीं हो सका, जिसके कारण ये रद्द हुआ। फिर इस विधेयक को 1998 में लाया गया और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उस समय भी इस बहुमत को लोकसभा में रखा गया, फिर राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया, यानी कि एक बार पुनः ये विधेयक प्रस्तुत नहीं हो पाए। विधेयक जो था वो कानून नहीं बन पाया, महिला आरक्षण विधेयक। फिर इसे 2002 में भी लाया गया, 2003 में भी इसे लाया गया, लेकिन तब भी ये विधेयक जो है कानून का रूप धारण नहीं कर सका। फिर 2008 में जब यूपीए की सरकार आई, 2008 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में इस अधिनियम को लाया गया 2008 में, और इसे 2008 में लाने के बाद इसको राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। कहाँ पे? इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और डेट याद रखिएगा, 9 मार्च 2002 को
इस अधिनियम को यानी कि महिला आरक्षण विधेयक को 9 मार्च 2002 को राज्यसभा से पास करा दिया गया। ये विधेयक राज्यसभा से तो भारी बहुमत से पास हुआ, लेकिन अब मामला फंस गया लोकसभा। कोई भी अधिनियम विधेयक कानून का रूप तभी लेता है जब उसे राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों से उसको पारित कराना होता है। उसके बाद जब प्रेसिडेंट की उसकी सिग्नेचर हो जाती है तभी वो कानून का रूप बनता है। अब राज्यसभा में तो ये विधेयक पास हो गया, अब आना था उसको लोकसभा में। चूंकि लोकसभा में जो सरकार थी उस समय भी गठबंधन की सरकार थी, तो कुछ दलों ने लोकसभा में इस विधेयक का जो है समर्थन नहीं किया, जिसकी वजह से विधेयक लटका रहा और लटकते लटकते 2014 में सरकार बदल जाती है, जिससे विधेयक एक बार पुनः क्या होता है, रद्द हो जाता है। यानी कि इस विधेयक को लाने का प्रयास आज से नहीं आ रहा है। महिला आरक्षण अधिनियम जो विधेयक है इसको लाने का प्रयास 1996 से किया जा रहा है। बार बार अगर राज्यसभा में ये प्रस्तुत भी हो जाता है, पास हो गया, तो लोकसभा में नहीं पास हो पाया, और मान लीजिए लोकसभा में हुआ तो राज्यसभा में न हो पाया। इस वजह से ये बार बार लटकता रहा। लटकने का नतीजा ये रहा कि आज लगभग 25 सालों से विधेयक अटका हुआ पड़ा था। लगभग 26-27 साल हो गए जिसको, जो अभी तक ये विधेयक कानून का रूप नहीं बन सका। फिर जब ये कानून का रूप नहीं बन पाता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल देता है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि जो विधेयक आ रहा था, इस विधेयक पे अब तक क्या हुआ, क्यों इसको अमल में नहीं लाया गया। तो यह 2021 में से सुप्रीम कोर्ट पूछती है सरकार से कि इस विधेयक में कुछ हो रहा है, इस पे क्यों नहीं लाया जा रहा है, महिला आरक्षण विधेयक जो है वो क्यों नहीं लाया जा रहा है। फिर अब फाइनली 2023 में मोदी जी की सरकार है, मोदी जी ने इस विधेयक को क्या किया, एक नया प्रारूप दिया। महिला आरक्षण न कह करके उसको नारी शक्ति बंधन का रूप का नाम दिया, और नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत इसको जो है इसको प्रस्तुत करवाया गया। और अब कानून मंत्री जो है अर्जुन मेघवाल जी उसे 2023 यानी कि इसी सत्र में लाकर के उसको प्रस्तुत किया, जो कि लोकसभा से पास हुआ और राज्यसभा से भी ये क्या हो गया, पास हो गया। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ये पास हो चुका है। अब इस पे द्रौपदी मुर्मू जी की सिग्नेचर होनी है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जब ये विधेयक पास हो जाएगा, जब ये कानून का रूप बन जाएगा, तो उसके बाद महिलाओं को 33% आरक्षण, यानी कि महिलाओं को लोकसभा हो विधानसभा हो इन सबों में 33% आरक्षण उनको मिलना शुरू हो जाएगा। अब जब 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा तो उसके लिए पहले तो हमें संविधान में कुछ संशोधन करना पड़ेगा। अब जो संविधान में संशोधन की बात आएगी, संविधान में जो संशोधन होगा वो किस आधार पर होगा, कौन से आर्टिकल में होगा, तो उसके लिए हमें संविधान में अपने 4 आर्टिकल में संशोधन करना होगा, जो इस प्रकार है। आर्टिकल 239 है संविधान में, जो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 239, उसमें एक सब क्लास जोड़ा जाएगा, वो 239A जोड़ा जाएगा, जिससे कि जो दिल्ली विधानसभा है, दिल्ली विधानसभा में 33% जो महिलाओं के लिए आरक्षण है, आरक्षण की बात जो अभी ऊपर की गई है, तो 33% आरक्षण दिया जाएगा इसके तहत, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत। फिर उसके बाद अगला है आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 में एक सब क्लास जोड़ा जाएगा, आर्टिकल 330A, जिसके तहत लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। फिर नंबर आएगा कि आर्टिकल 332। आर्टिकल 332 में 332A सब क्लास जोड़ा जाएगा, जिससे कि विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। अब ये तो हो गया कि दिल्ली विधानसभा के लिए 239A हो जाएगा, लोकसभा के लिए 330A हो जाएगा, विधानसभा के लिए 332A हो जाएगा। अब बात ये उठती है कि क्या ये जो रिजर्वेशन की बात है यह अनवरत जारी रहेगी या इसको रोका जाएगा, इस पे भी एक बात उठती है। तो इसके लिए फिर संविधान में संशोधन किया गया, और संविधान में संशोधन करके 334A जोड़ा गया है। क्या 334A जोड़ा गया, जिसके तहत ये कहा गया है कि यह अभी जब ये कानून का रूप बनेगा उसके बाद 15 साल तक प्रभावी रहेगा। फिर 15 सालों के बाद इस पे समीक्षा होगी, देखा जाएगा कि हाँ इसको आगे ले जाना है, उस आधार पर इसको क्या किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। उस आधार पर इसको क्या किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। ये तो हुआ इस बात पे। लेकिन अब मुद्दा ये उठता है कि मान लिया जाए कि जब ये कानून का रूप धारण कर लेता है, यानी कि जब ये कानून बन जाता है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम
कानून बनता है तो क्या 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है क्या उसमें ये लागू किया जाएगा? नहीं, ये उसमें लागू नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब संविधान में 84वां संविधान संशोधन किया गया, संविधान में जब 84वां संविधान संशोधन किया गया तो उसमें ये बात कही गई थी कि 2026 तक, सन 2026 तक लोकसभा हो या विधानसभा की सीटों, लोकसभा विधानसभा की सीटों को, लोकसभा की सीटों को बढ़ाया नहीं जाएगा, यानी कि 2026 तक सीटों का कुछ भी बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। तो जब 2026 तक बढ़ोतरी होने वाली नहीं है और उसमें एक बात ये भी कही गई है कि जब तक नई जनगणना नहीं हो जाती है, नई जनगणना जब तक, यानी कि ये 2021 की जो जनगणना थी वो अब तक हुई नहीं है, नई जनगणना हो जाने के बाद ही इस कानून को लाया जाएगा। और उसके साथ साथ 2026 के चुनाव, यानी कि 2026 के बाद ही इस आरक्षण को, इस अधिनियम के तहत महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो ये हुआ कि इसे अगर ये लागू भी हो जाता है तो महिलाओं को आरक्षण कब दिया जाएगा? तो आप जान लीजिएगा कि 2026 के बाद दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि संविधान में 84वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। इसके तहत ये कहा गया था कि 2026 तक सीटों को बढ़ाया नहीं जाएगा, 2026 तक लोकसभा राज्यसभा की सीटों को क्या किया जाएगा? बढ़ाया घटाया नहीं जाएगा, जिसके तहत सीटें तो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। अब बात ये उठता है क्या महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? महिलाओं को आरक्षण, तो अगर हम बात करें आरक्षण देने की, तो पंचायती राज में, जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। अब ये पंचायती राज व्यवस्था लागू कब हुई थी? तो संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ही महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है पंचायती राज में। और ये जो आर्टिकल है संविधान में 243D, यानी कि 243D के तहत ही महिलाओं को क्या किया जाता है? आरक्षण दिया जाता है पंचायती राज व्यवस्था में। उसमें भी 33% आरक्षण की बात कही गई है, लेकिन अभी फिलहाल लगभग बहुत से स्टेट हैं जो महिलाओं को 50% तक आरक्षण दे रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था में। कितने? 50% तक महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दे रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जो आरक्षण की जो प्रक्रिया है ये पहले से ही लागू है, यानी कि पंचायती राज में तो पहले से चल रही थी, बस ये लोकसभा विधानसभा में नहीं थी। तो लोकसभा और विधानसभा में भी उसको लाया गया है और अब ये 2026 से प्रभावी भी हो जाएगा। कब से? 2026 से प्रभावी हो जाएगा। अब इस अधिनियम की जो सबसे मुख्य बातें हैं वो मुख्य बातें यही हैं, इस अधिनियम को लाया किसने है? इस अधिनियम को लाने वाले हैं कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी। इस अधिनियम को लाया कौन? कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी। संविधान में संशोधन कौन सा किया गया? तो संविधान में 128वां संविधान संशोधन किया गया है। इस अधिनियम को लाने के बाद महिलाओं को कितना फीसदी आरक्षण दिया जाएगा? तो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। ये तो हो गया महिलाओं को रिजर्वेशन से संबंधित बातें। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या महिलाओं को आरक्षण देना जरूरी है अथवा नहीं जरूरी है? तो महिलाओं को रिजर्वेशन देना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि हमारा देश जो है वह पुरुष प्रधान देश है। तो यहाँ पे बाहर चीज में पुरुषों को आगे किया जाता है और महिलाएं पिछड़ जाती हैं। इसलिए अगर हम महिलाओं को भी समान एक इक्वल समानता का अधिकार देते हैं, उन्हें बराबरी का दर्जा प्रदान होगा, तो वो भी हमारे साथ बराबरी का दर्जा, वो भी हमारे साथ चलेंगी। उससे फायदा ये होगा कि आप ये भी देखा गया है कि जहाँ जहाँ महिलाएं हैं, इसमें ये भी देखा गया है कि जहाँ जहाँ महिलाएं पंचायती राज में पाया गया कि जहाँ जहाँ महिलाएं पंचायती राज में काम कर रही हैं, यानी कि अपने पद पर जीत करके नियुक्त होकर के आई हुई हैं, वहाँ पे जो करप्शन हुआ वो बहुत कम हुआ है, यानी कि भ्रष्टाचार वहाँ पे कम हुआ है। इस आधार पे आप ये कह सकते हैं कि अगर लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा, महिलाओं को आगे किया जाएगा, उनको भी 33% आरक्षण दिया जाएगा, उसके आधार पे वो उनको चुना जाएगा, उनका जो 33% आरक्षण होगा, तो यानी कि अभी जो सीटें हैं उसमें तो लगभग करीब कह सकते हैं आप 180 के आसपास उनका जगह मिलेगी उनको बैठने के लिए। तो उससे महिलाओं की जो हिस्सेदारी होगी वो बढ़ चढ़ के होगी, महिलाओं की जो हिस्सेदारी होगी वो बढ़ चढ़ के होगी। इससे एक नेतृत्व करने की जो शक्ति होती है, नेतृत्व करने की जो क्षमता है, उनके अंदर मुखर होकर आएगी। तो इसीलिए इस अधिनियम को लाना बहुत जरूरी था। इस अधिनियम को आने से महिलाओं में एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिलेगा, वह भी
राजनीति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगी। अभी तक देखा क्या गया है कि राजनीति में हिस्सा महिलाएं न के बराबर ही लेती हैं, और अगर ले भी रही हैं तो उनका जो बैकग्राउंड है, उनके घर से कोई ना कोई उस मतलब राजनीति के क्षेत्र में बड़े पद पे है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, यानी कि बड़े पद पे है, तभी वो महिला उस क्षेत्र में उतर रही है, अथवा किसी साधारण परिवार से कोई महिला नहीं आ रही है। इस अधिनियम के आ जाने से महिला जरूर से जरूर आगे आएंगी राजनीति में। तो ये तो था हमारा आज का नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये अधिनियम समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट बिंदु पे, तब तक के लिए जय हिंद।